जनरल साहब, ये जो ट्रंप साहब की ताज़ा स्टेटमेंट है उसमें कहीं वो कहते हैं जी बहुत जल्द हम इस जंग चाहते हैं और आपने हुर्मज़ अगर खोल दी जाए तो वो शर्त रखते हैं, लेकिन साथ जो वो स्ट्राइक करने की बात कर रहे हैं खर्ग आइलैंड को, इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग प्लांट्स को, ऑयल वेल्स को, दीगर को, और वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी थी कि फ़ौजी भी भेजे जा सकते हैं। ये स्ट्रेटजिकली किस कदर खौफनाक ऑप्शन होगी, इसके आउटकम्स क्या होंगे अगर वाक़यातन जो यूरेनियम अफसूदा शुदा है उसको लेने के लिए फ़ौजी उतारे जाते हैं या किसी जजीरे पे कब्ज़ा करने के लिए उतारे जाते हैं या जो अवामुन्नास के लिए वहाँ पे तनसीबात है उनको हिट किया जाता है। इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, बिलखुसूस नोइंग ईरान? देखिए जामी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट तो अगर वो ट्रुप्स ऑन ग्राउंड भेजता है तो ऑफ कोर्स फिर स्ट्रेटेजी में जो मिलिट्री का इंस्ट्रूमेंट है वो अभी तक यूज हो रहा है जी। लेकिन ये जो 15 पॉइंट्स है जो नेगोशिएशन के लिए रखे गए हैं उसमें न्यूक्लियर बिल्कुल शामिल है। इसका मतलब है कि जो मिलिट्री एप्लीकेशन बिफोर द स्टार्ट ऑफ वॉर से लेकर अभी तक हुई है उसने डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं दिए हैं। दैट्स वाई आपने उसको एजेंडा पॉइंट्स पे डाला और आप डिप्लोमेटिकली उसको हल करना चाहते हैं। और ये जो जेस्चरिंग पोस्टरिंग है ना जी, ये जामी साहब थ्रू आउट चलती रहेगी जी। ईरान भी देखे ना, ईरान भी कह रहा है कि जी आप ट्रुप्स उतारेंगे तो वी आर वेटिंग फॉर दैट और वी विल वो क्या कहते हैं कि फायर गिरा देंगे उनके ऊपर। दे आर एंक्शियसली वेटिंग कि आप ट्रुप्स भेजे और हम क्या करेंगे। फिर अगर यूनाइटेड स्टेट्स अपने कार्ड्स शो कर रहा है कर्क आइलैंड में या अपने जो बैरी बेड़े को आगे ला रहा है या 3500 ट्रुप्स ला रहा है या एक्सपीडिशनरी फोर्सेस 82 एयरबोर्न डिवीजन ला रहा है या वो इस रीजन में ले आए तो वो अपने कार्ड शो कर रहा है। तो ऑन द अदर हैंड जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उनके कार्ड्स ईरान भी शो कर रहा है। होसीज को आपने देखा एक्टिवेट हो गए, इराक के अंदर लोग एक्टिवेट हो गए हैं, लेबनान से एंगेजमेंट्स हो रही हैं। तो दोनों मिलिट्री कार्ड्स तो चलते रहेंगे, डिप्लोमेसी अपने साथ साथ चलती रहती है। उसकी वजह यह है मिलिट्री की यूज की कि यू वांट टू हैव अ बेटर नेगोशिएशन। आप देखें ना, आप एक मिलिट्री पोजीशन अगर आपकी स्ट्रांग ही नहीं है तो यू कांट हैव अ बेटर टेबल टू डिस्कस एंड टॉक। तो ये चीजें बढ़ती रहेंगी, बट आई एम वेरी होपफुल कि अब मुझे लगता है कि टिपिंग पॉइंट सबका आया हुआ है जी। लेस द स्पॉइलर एंड द स्पॉइलर इज इजराइल। इजराइल तो चाहेगा कि ये वॉर ऑफ एक प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट में रहे और किसी न किसी तरीके से 2 या 3 गल्फ कंट्रीज जो इसको वॉर के अंदर खींचा जाए। और जितना भी डी कैपिटेशन तो काफी हो चुकी, थर्ड वेव प्रेसिडेंट ट्रंप खुद ही कह रहे हैं, और जितना डिग्रेड कर सके। और ये जो कंक्लूजन है जी डिग्रेडेशन का एंड 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 यू नो अनएबल टू चेंज द रजीम, ये आज कोई नया कंक्लूजन नहीं है। अमेरिका ने ये प्रैक्टिकल करके आप देख भी लिया है। सही। अगर आप कॉन्डोलीजा राइस की आपने बुक पढ़ी हो तो उसमें वो कब पहले से कह चुकी है कि जी हम डिग्रेड तो कर सकते हैं ईरान की मिलिट्री को, उनकी एनर्जी के सेक्टर्स को कमजोर तो कर सकते हैं, रजीम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अब वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने रजीम चेंज कर दी, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव काम कर रही है, बट जो स्ट्रक्चर है वो किसी इंडिविजुअल के इर्द गिर्द नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जनरल साहब आप कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। जनरल साहब, आपसे पहले भी नुक्ता मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, स्ट्रेटेजिकली समझना चाह रहा हूं कि हाउ डिफरेंट इट वुड बी फॉर द यूएस ट्रुप्स। लीबिया, इराक, अफगानिस्तान, ये सब तो हमने देख लिया। इराक में तो 1,60,000 फौजी भेजने पड़े, कैलकुलेशन करनी पड़ी, 500-600 बंदे के ऊपर एक फौजी लगे। यहाँ 9-10 करोड़ की आबादी है, पाकिस्तान से 2 गुना ज़्यादा रकबा है। मिज़ाइल और ड्रोन्स की जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। अभी तो कोई 20-25% भी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। तैयारी उन्होंने 20-25 साल इस सिलसिले की हुई थी। क़यादत की शहादत के बाद अवाम जो सरापे एहतजाज थी वो अब क़यादत के साथ जुड़ के खड़ी हुई है, एंटी अमेरिका हो चुकी है। तो ऐसी सूरत में अमेरिका जैसी सुपर पावर अगर ऐसी गलती करता है तो भयानक नताइज क्या निकल सकते हैं, डिफ़िकल्टीज़ क्या हो सकती हैं एक फ़ौज को ऐसे मुल्क में आने के लिए? देखिए जामी साहब, पहली चीज ये है कि अगर उन्होंने ट्रुप्स का यूज करना होता तो प्रोबेबली एलिमेंट्स लाइक कुर्द्स, इस तरह की चीजें जो इराक में हुआ, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान नेशनल आर्मी को क्रिएट किया गया जो कि एक बेतुकी सी एक्सरसाइज थी। आई वॉज इन सेंटकॉम, मैं उनको यही कहता था कि आप रातों रात मिलिट्रीज नहीं बना सकते, उसका एक कल्चर होता है, एक टाइम लगता है उसके मिलिट्री को एस्टेब्लिश करने में। वो ये लगे हाथों, ये बात खोल के बता देना। अब बाय देन आई थिंक यू वर सर्विंग।
जी आई वाज सर्विंग जी, मैं सेंटकॉम में ही था उस वक्त उनके साथ, आई वाज सीनियर नेशनल रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान का। अच्छा। तो हम उनको समझाते थे। तो यहाँ पे भी अगर कुर्स वगैरह वाला सिस्टम हो रहा होता या कुछ और अंदर से एलिमेंट्स इनके साथ मिल गए होते तो वो तो ट्रुप्स समझ आते थे। अब तो वो ये कभी भी रिस्क नहीं लेंगे अपने ट्रुप्स को ऑन ग्राउंड उतारने का। फिर अफगानिस्तान के अंदर अराउंड 27 टू 2800 सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो बड़ा फैसिलिटेट करते थे उन ऑपरेशंस को इनसाइड। किसी जगह पे ऑपरेशंस हो जाते थे, किसी जगह पे वो ट्रुप्स को, और जो डिफिकल्ट और चैलेंजिंग जगह जगह थी वहां पे नेटो के अदर कंट्रीज लाइक जर्मनी, वो बड़े चैलेंजिंग जगह पे होते थे एज कंपेयर टू वट एवर। बट एनीवेज ऑप्शन तो उनके पास है जी, लेकिन ये एम्फीबियस लैंडिंग करना कर की जो बात कर रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। बड़ी सख्त शोर है जी उसकी, बड़ी छोटे से सैंडी पैचेस कहीं पे मिलते हैं जहाँ पे एम्फीबियस लैंडिंग हो सके। अलबत्ता एयर ड्रॉप्स वगैरह हो सकते हैं फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, तो वो उसको ऑक्यूपाई शायद कर भी ले थोड़ी टाइम के लिए, बट प्रोलॉन्ग वहां पे डिप्लॉयमेंट नहीं हो सकती। और जितनी ये प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट में ट्रुप्स ऑन ग्राउंड रखेंगे उतना ये अमेरिका का नुकसान बहुत ज्यादा होगा। एज आई सेड कि एक कार्ड के तौर पर यूज किया जा रहा है और अपना एक कार्ड शो किया जा रहा है। लेकिन एक चीज जो सिर्फ मुझे थोड़ा सा खौफ पैदा करती है, इस चीज का खौफ कह लें या एक जो असेसमेंट गलत, वो है मिस्टर ट्रम्प। ट्रम्प की अनप्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी। एग्जैक्टली। वो कुछ भी साबित करने के लिए एक चीज को पुश फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट दैट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स बैक होम एंड प्रेशर्स बैक होम। जो उनकी पॉलिटिकल इस वक्त जो सिचुएशन है या जो प्रेशर्स है वो उसको अलाउ नहीं कर पा रहे। बट अगेन उनकी जिस तरह अनप्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटी है वो कुछ भी कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट इट विल बी कैटास्ट्रोफिक फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये कॉन्फ्लिक्ट में उनको बहुत नुकसान होगा जी इसके। तबाह कुन असरात हो सकते हैं अगर उन्होंने फौज दाखिल करने की कोशिश की। जनरल साहब, आपने अपने तबसरे में ना पहले जो डर्टी हथियार है न्यूक्स, उनका जिक्र किया, उसके ऊपर भी बार बार खबरें तज्जिए पेशन गोई आ रही हैं। आज एक साहब हैं मोहम्मद सफ़ा, ये पैट्रियाटिक विजन एसोसिएशन PVA नामी तंजीम है गैर सरकारी, उसके मुस्तकिल नुमाइंदे के तौर पर UN के साथ भी वाबस्ता रहे। इन्होंने इस बात का हिंट दिया है, इस बात की खदशे का इजहार किया है कि जौहरी हमला जो है उसकी भी कोई गुंजाइश, या अल्लाह माफ़ करे, उसकी भी कोई ऑप्शन है जो ज़ेरे गौर है। जैसा साहब, ये पॉसिबल है इस एज में जब 2026 में हम रह रहे हैं? देखिए इस वक्त फैक्टर ऑफ इरेशनैलिटी तो कहीं से भी आ सकता है जी, और मैं अमेरिका से ज्यादा इजराइल से इस चीज की एज अ स्पॉइलर, वो कुछ भी कर सकता है। अभी भी इजराइल जो है वो जो स्पेशली गल्फ कंट्रीज हैं, इंफॉर्मेशन आई डोंट नो एग्जैक्ट क्या है, कि हो सकता है वो स्पॉइलर के तौर पे, आजकल आपको पता है फेक चीजों का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, आपके एलिमेंट्स भी यूज होते हैं और बहुत ग्रे जोन में भी वॉर की जाती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं इजराइल से हमेशा मुझे खतरा रहा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल हेट बेस्ड एप्लीकेशन है। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी मिलिट्री एप्लीकेशन, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। ये दो सोचों का, दो आइडियोलॉजीज का इस वक्त लड़ाई हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी सेंसिटिव। जब मैं ईरान के भी कॉन्टेक्स्ट में कमेंट्री करता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड जॉन साहब भाई, ये हमारे ईरान का एक अपना डायनामिक्स है। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि ईरान का जो रिस्पॉन्स है दैट हैज टू बी कैलिब्रेटेड, क्योंकि एक जो जूइश ज़ायनिज्म की एप्लीकेशन है वो चाहेगी कि ये पूरा रीजन इसमें, ठीक है, हो सकता है गल्फ कंट्रीज की पॉलिसीज डिफरेंट हो, ईरान उससे, लेकिन ईरान के रिस्पॉन्सेज को कैलिब्रेट करना होगा। एस्केलेशन का कंट्रोल अपने पास, वो इस रीजन को इतना डी शेप ना कर दें, इतना बुरा ना कर दे कि वो फैसिलिटेट करे वो ज़ायनिज्म के डिजाइन को मुस्तकबिल में जाके। आप ठीक है कंटेन करें, एक जगह तक आप उनको होल्ड करें, और पोस्ट वॉर जो है एक नए रीजन को जन्म देने की कोशिश करें जो मिल के फिर दिफा करे उस ज़ायनिज्म के, उसके खिलाफ। जनरल साहब एक नुक्ता तो बताइएगा, एक देखिएगा, एक इस्राएलियन चैनल है, चैनल 12, मैं जॉन से भी इसके ऊपर बात करूंगा। वो उस चैनल 12 की मैं एक न्यूज़ देख रहा था जो मुख्तलिफ वेबसाइट ने कैरी भी की, कि अगर ज़मीनी फ़ौज भेजनी पड़ती है, अमेरिका भेजता है, तो इसराइल जो है वो अपनी ज़मीनी फ़ौज नहीं भेजेगा। वैसे तो हर इस पूरी जंग को लीड इजराइल कर रहा है, लेकिन अगर ज़मीनी फ़ौज भेजनी पड़ती है तो वो कह रहे हैं हम नहीं भेजेंगे। क्यों? इसके पीछे क्या खौफपन है जनरल? जी देखिए, इजराइल जो है वो एक तो नंबर ऑफ ट्रूप्स, ऑफ कोर्स इट इज नॉट इजी जी, ये जमीनी फौज वो इट्स नॉट इजी। प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट में फिर इनको नुकसान होगा, बॉडी बैग। देखिए ना, मिसकैलकुलेशन शुरू कहां से होती है ईरान के कॉन्टेक्स्ट में? मिसकैलकुलेशन अमेरिका की और इजराइल की शुरू होती है मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर,
एंड सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग द स्पिरिट ऑफ करबला। ठीक। तो ये जब आपने मिसकैलकुलेशन शुरू करते हैं आप, और ये मैं जैसे पहले कहा कि ये कंक्लूजन्स अमेरिका पहले निकाल के बैठा, उनकी इंटेलिजेंस, CIA, अगर इस जंग में फायदा होता या कुछ होता तो आपका क्या ख्याल है कि यूरोप इससे बाहर रह रहा होता? बिल्कुल नहीं, MI6 देख ले, बिल्कुल नहीं, सारे इंटेलिजेंस एजेंसी कहती है आप बिल्कुल ठीक। MI6 के तो साबिक सरबराह ने इसके ऊपर जो कमेंट किया था वो तो मेरे ख्याल हरफ आखिर था।